ओके सो हम लोग का अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। हम लोगों ने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कल कवर अप करा। अब जितना हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है, उस टॉपिक की हेडिंग मैंने डाल दी है जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस समरी। ये डिटेल में नहीं है, समरी बिल्कुल शॉर्ट में। दिस एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार इसको पढ़ते हैं, इसमें एक एक चीज़ काम की है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना और आगे बढ़ेंगे। फिर सबसे पहली स्टेप में क्रिएटिंग दी सोर्स कोड। आप सोर्स कोड लिखते हो बराबर, जावा लैंग्वेज में आप सोर्स कोड लिखते हो। सोर्स कोड बोले तो आपका प्रोग्राम जो आप लिखोगे यूजिंग जावा लैंग्वेज, और उसको एक डॉट जावा फाइल के अंदर सेव करोगे। ठीक है, जिसका एक्सटेंशन जावा है, ऐसी फाइल में सेव करते हो। अब ये जो प्रोग्राम है, आप ये जो सोर्स कोड है ये लिखते हो आप एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करके, या फिर किसी आईडी मतलब ब्लू जे, नेटबीन्स किसी का यूज़ करके। ये पहली स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग दी सोर्स कोड। डिटेल आपको पता है, लेकिन पहली स्टेप का हेडिंग बस ध्यान होना चाहिए, क्रिएटिंग द सोर्स कोड। दूसरी स्टेप होती है कंपाइलिंग योर सोर्स कोड, एंड थर्ड स्टेप इज रनिंग योर जावा प्रोग्राम। तीन स्टेप्स हैं, कोड लिखना, कंपाइल करना और उसको रन करवाना। कोड लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर में या आईडी में, कंपाइल करते हैं जावा सी कंपाइलर को यूज करके, आपको बाइट कोड्स मिलते हैं। जो बाइट कोड्स मिलते हैं वो एक क्लास फाइल में मिलते हैं, डॉट क्लास फाइल। उस डॉट क्लास फाइल को हम जेवीएम को देते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम जेवीएम स्टार्ट करते हैं, और जेवीएम हमारे प्रोग्राम को, हमारे बाइट कोड्स को, नॉट प्रोग्राम बट रेदर इट इज बाइट कोड्स। जेवीएम सिर्फ बाइट कोड्स को समझ सकता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो थर्ड स्टेप में हम हमारे बाइट कोड्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारा जेवीएम एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, उसको एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, रन करता है। ठीक है, आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है, आउटपुट में कोई फाइल नहीं मिलती। कहने का मतलब आउटपुट तो मिलेगा, प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो तो आएगा, बट कहने का मतलब ये है कि कोई कन्वर्टेड फाइल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ये अपनी स्टेप्स थी। कंपाइलिंग सोर्स कोड जो सेकंड स्टेप है, इसमें आप जावा कंपाइलर का यूज कर रहे हो, जिसको हम जो जावा c.exe बेसिकली जो फाइल है दैट इज जावा कंपाइलर, एंड इट इज वेयर इट इज इन दी जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। जब हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई मिलती है। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, जब आपने अपने सोर्स कोड को अगर सक्सेसफुली कंपाइल करते हो तो यू गेट अ क्लास फाइल। लेकिन अगर आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हुआ, तो मतलब उसमें कोई एरर्स हैं, तो क्या होगा, तो यू विल नॉट गेट क्लास फाइल। ओके, आपको सीधे से फिर उसके बाद क्या करना है, अपने जो भी एरर है उस एरर को दूर करो और वापस से कंपाइल करो, जब तक कि क्लास फाइल ना मिल जाए। अब जब क्लास फाइल मिलेगी तभी हम उसको रन करवा पाएंगे, रनिंग जावा प्रोग्राम। उसके बाद अपन जावा प्रोग्राम रन करवा पाएंगे जेवीएम का यूज करके। ठीक है, ये शॉर्ट एक डायग्राम है। ये डायग्राम आपको सबको सभी बुक्स में मिलता है। ये खुद ओरेकल कंपनी वालों ने, मतलब जावा के डॉक्यूमेंटेशन में ये डायग्राम अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से लिया है। इसमें आप पहले जावा का प्रोग्राम बना रहे हो डॉट जावा फाइल में, उसको कंपाइलर को दे रहे हो, फिर आपको एक क्लास फाइल मिलती है, उस क्लास फाइल को आप जेवीएम को देते हो, जेवीएम उसको मशीन कोड मतलब 0101 में कन्वर्ट करके रन करता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा था। दिस इज हाउ योर जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर बेस्ड फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, बट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर लोकल एग्जाम्स एज वेल एज इन वाइवा। ठीक है, वाइवा मतलब जब आपका एग्जाम होता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब होते हैं, तब आपसे वाइवा में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो दे कैन आस्क एनीथिंग बिकॉज एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस को कंपेयर किया गया किसी साधारण प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन प्रोसेस से। मतलब जैसे कोई सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किसी ने कोई प्रोग्राम लिखा, तो उसको कैसे रन किया जाता है, वो और जावा प्रोग्राम, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस चीज को भी बहुत ढंग से अपने को समझना है। ठीक है, हमारा जावा थोड़ा सा अलग हटके चलता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग फटाफट से इस चीज को पढ़ेंगे, सेकंड में इस चीज को समझाऊंगा फिर। ओके, गो थ्रू इट क्विक। ओके, हो सकता है किसी को समझ में आया हो, इसको पढ़ के ही पूरा समझ गया हो कोई, और किसी को नहीं, तो लेट्स सी।
सबसे पहली चीज, नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सिर्फ 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। प्रोग्राम का कोड लिखो, कंपाइल करो, कंपाइल करने से आपको एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाता है सीधे, कोई बाइट कोड्स नहीं मिलते हैं। नॉर्मल सी, सी प्लस प्लस कोई भी अगर लैंग्वेज है तो उसमें अगर आप देखोगे तो व्हाट यू विल गेट, आपको सीधे से एग्जीक्यूटेबल कोड मिलेगा। जैसे ये मैंने लिखा, मान लो से फॉर एग्जांपल myprog.c, ये एक फाइल है जिसमें मेरा सी लैंग्वेज में मैंने कोड लिखा है, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा, ठीक है, किसका यूज करके, सो ऑब्वियसली यहां पे बीच में होगा हमारा सी का कंपाइलर। दिस विल गिव मी इन द आउटपुट myprog.exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी इसमें 010101 कुछ ऐसे, मतलब पूरे बाइट कोड, मशीन कोड्स होंगे। यू विल गेट मशीन कोड। अब आप इस फाइल को जितनी बार चाहो उतनी बार रन कर सकते हो। कंपाइलर रन नहीं करता है फाइल को कभी भी, कंपाइलर सिर्फ कंपाइल करके आपको सिर्फ यहां पे क्या दे देता है, उसको कन्वर्ट करके आपको एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन कोड दे देता है। अब आपको जितनी बार रन करना उतनी बार करो। ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होती है वो ऐसी होती है। लेकिन हमारा अगर कोई, आपने जावा का प्रोग्राम अगर आपने लिखा, सो जावा का प्रोग्राम आप लिखते हो, फाइल बनाई myprogram.java, ये आपने फाइल बनाई। सबसे पहले आपकी फाइल को आप दोगे जावा के कंपाइलर को, ठीक है। जावा का कंपाइलर इसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा, ठीक है। यहां पे ये स्टेप 1 है कंपाइल करना, और सॉरी अभी आते हैं स्टेप्स वाली चीज पे, जस्ट वेट। कंपाइल करा, कंपाइल करके यू विल गेट बाइट कोड्स। यहां पे आपको बाइट कोड्स मिलेंगे। दीज आर नॉट मशीन कोड्स, ये बाइट कोड्स जो है ये मशीन कोड नहीं है, और ये आपको मिलेंगे एक अलग फाइल में। myprogram.exe नहीं मिलेगी, myprogram.class, एक क्लास फाइल मिलेगी। इसको आप दोगे JVM को। ये JVM जो है ये इसको कन्वर्ट करेगा फिर किस में, मशीन कोड में, और साथ में रन भी करेगा। यहाँ मशीन कोड मिलेगा 010101 कुछ भी, और साथ में वो रन भी हो जाएगा। ये हमारी जावा की एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। सो तीनों को कंपेयर किया गया, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया गया, सॉरी। जावा लैंग्वेज की प्रोग्राम, जो जावा लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसकी कंपाइलेशन प्रोसेस 2 स्टेप बताई, और अदर लैंग्वेज की 1 स्टेप। ये 2 और 1 स्टेप में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल कहानी, यहाँ पे उन्होंने, अपन ने तो 3 स्टेप देखी अभी ऊपर। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली, प्रोग्राम तो सब में लिखना पड़ता है, वो तो सब में कॉमन है, चाहे जावा का प्रोग्राम हो, चाहे सी का हो, चाहे C++ हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। सबसे पहली चीज होगी आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम आप टेक्स्ट एडिटर या IDE या किसी का भी यूज करके प्रोग्राम लिख दिया। लिखने के बाद आपके पास में 2 स्टेप्स हैं। प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम लिखने के बाद आपके पास में 2 स्टेप्स हैं जावा वाले प्रोग्राम में। पहली स्टेप में कंपाइल करो, दूसरी स्टेप में JVM को देके उसको इंटरप्रेट करवाओ। यहां पे ये इंटरप्रेट हो रही है, ठीक है। जबकि नॉर्मल कोई सी दूसरी प्रोग्राम होते हैं जैसे सी का प्रोग्राम, इसमें सिर्फ एक स्टेप में काम हो जाता है, कंपाइल करो और उसके बाद आपकी इच्छा जितनी बार रन करवाना हो आपको, यू आर रेडी टू गो। मतलब एक स्टेप में काम हो रहा है, ओनली 1 स्टेप, सिर्फ कंपाइल करा काम हो गया। पर जावा में आपको कंपाइल भी करना है, कंपाइल करके बाइट कोड्स मिल रहे हैं, और फिर आपको सेकंड स्टेप में रन भी करना है उसको, सॉरी इंटरप्रेट भी करवाना है उसको। पहली स्टेप में कंपाइल करवाना है, दूसरी स्टेप में इंटरप्रेट करवाना है। मतलब जावा लैंग्वेज रिक्वायर्स बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। लेकिन नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C++, दे रिक्वायर ओनली 1 थिंग, या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। जैसे सी लैंग्वेज सिर्फ कंपाइलर के बेसिस पे चलती है, एक स्टेप में काम हो जाता है। उसी के यहां पे डिफरेंसेस लिख के दिखाएं, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज में 2 स्टेप प्रोसेस, अदर लैंग्वेज में 1 स्टेप। जावा लैंग्वेज में आउटपुट में आपको बाइट कोड्स मिलते हैं बस। ये बाइट कोड मशीन कोड नहीं है, इसको रन नहीं कर सकते, इनको JVM को देना पड़ेगा, वो रन करेगा, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज में आपको आउटपुट में क्या मिला,
बाइट कोड्स, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आपको आउटपुट में सीधे मशीन कोड मिल जाता है, सीधे एग्जीक्यूटेबल कोड। उसको अब आपको जितनी बार रन करना है उतनी बार रन कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सो एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको जेवीएम चाहिए। जावा के केस में यू नीड जेवीएम। प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जेवीएम। बाइट कोड्स तो मिल गए, लेकिन हमें क्या चाहिए अब? जेवीएम, तभी प्रोग्राम रन हो सकेगा। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे सी में हमें क्या मिल गया? सीधे एग्जीक्यूटेबल कोड मिल गया है। अब उसको हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली रन इट, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर मशीन कोड होता है, मशीन कोड डायरेक्ट रन किया जा सकता है, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन में क्या लिखा है? नीड्स जेवीएम, जबकि दूसरी लैंग्वेज में कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड एज वी हैव मशीन कोड। एफिशिएंसी, ऑब्वियसली किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? तो वहां हमें डायरेक्टली कोड मिल चुका है मशीन कोड, उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रन कर सकते हैं, इसलिए इट इज मोर एफिशिएंट। लेकिन जावा लैंग्वेज में हमें हर बार जब जब प्रोग्राम रन करना है, ध्यान से सुनना, जब जब प्रोग्राम रन करोगे तब तब वो बाइट कोड्स मशीन कोड में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होंगे और एग्जीक्यूट होंगे। जब जब प्रोग्राम रन करवाना है, 10 बार प्रोग्राम रन कराना है तो 10 बार ये स्टेप होगी, वो बाइट कोड्स बार बार कन्वर्ट होंगे मशीन कोड में। हाँ, बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपाइल एक बार कर दिया, बाइट कोड्स मिल गए, पर इन बाइट कोड्स को अभी मशीन कोड में कन्वर्जन बचा है ना, तो उसके लिए बार बार आपको ये काम करना पड़ता है जितनी बार आप प्रोग्राम रन करते हो, ठीक है। तो एफिशिएंसी कम किसकी है? जावा प्रोग्राम की। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हो गए हैं, तो एफिशिएंसी अगर थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, अगर आपको कोई बहुत बड़ा फायदा मिल रहा हो। वो फायदा है ये वाला पॉइंट कि जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है, ये जो बाइट कोड्स हैं, ये फुल्ली पोर्टेबल हैं। इन बाइट कोड्स को उठा के किसी भी मशीन पे ले जाओ, पढ़ा था हमने, कल देखा था, ये बाइट कोड्स एक बार मिल गए, इन बाइट कोड्स को अब आप किसी भी मशीन पे लेके जाओ, यू कैन टेक इट ऑन एनी मशीन, मतलब चाहे विंडोज हो, एप्पल मैकओएस हो, लिनक्स हो, किसी पे भी लेके चले जाओ इसको, एंड यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूटेड देयर, बशर्ते वहां पे जेआरई डला हुआ होना चाहिए, बस, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये कहानी उल्टी है, किसके लिए? C++ में लिखे हुए प्रोग्राम के लिए। उस प्रोग्राम को आपने जब कंपाइल करा तो कंपाइल करके आपको क्या मिला? C++ के प्रोग्राम को आपने जब कंपाइल किया, C++ वाले प्रोग्राम को आपने जब कंपाइल किया, सो कंपाइल करके यू गॉट exe फाइल। ये जो exe फाइल मिली, ये सिर्फ उसी मशीन पे चल पाएगी जिस मशीन के लिए आपने उसको कंपाइल किया है। आपने अगर उसको इंटेल कोर i3 या 64 बिट के मशीन पे चलने के लिए कंपाइल किया है तो सिर्फ उस पे चलेगी, 32 बिट के लिए करा है तो उस पे चलेगी, एप्पल मैक ओएस के लिए किया है तो उस पे चलेगी। जिस कंप्यूटर पे चलने के लिए किया है सिर्फ उसी पे ये एग्जीक्यूटेबल कोड रन हो सकेंगे। मतलब कि C++ में लिखा हुआ प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद जो आपको प्रोग्राम मिला, मतलब ये जो exe फाइल मिली, दिस इज नॉट पोर्टेबल, ये हर कंप्यूटर पे नहीं चल सकती, ठीक है। आप इसको उठा के लेके जाओ आपके सेलफोन के ऊपर, बिल्कुल रन नहीं होगी, ठीक है। आपके कंप्यूटर में देखना, आप जब भी अभी जेडीके की बात करें, अपन जेडीके डाउनलोड करने गए तो जेडीके की अपने को कितने सारे ऑप्शंस दिखे थे। एप्पल मैक ओएस के लिए अलग दिखा था, लिनक्स के लिए अलग दिखा, सोलारिस के लिए अलग दिखा, विंडोज के लिए अलग था। सो जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो हमेशा, इसलिए जावा में कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं मिलता, जावा डजंट गिव्स यू एग्जीक्यूटेबल कोड, इसलिए जावा में क्या मिलते हैं? बाइट कोड्स। और इन्हीं बाइट कोड्स के कारण जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाके चला सकते हैं, ठीक है सर। बोलो। सर तो मतलब जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज सी शार्प से बने हैं, तो उनके लिए मतलब हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ता है। 100% कोड अलग अलग भले ही ना लिखना पड़े आपको, लेकिन आपको उसको कंपाइल अलग अलग करना पड़ेगा। आपको उसको 32 बिट मशीन के लिए अलग कंपाइल करना पड़ेगा, 64 बिट के लिए अलग करना पड़ेगा, और मतलब हर क्या बोलते हैं, जैसे एप्पल मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए आपको अलग अलग कंपाइल करना पड़ेगा उसको, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलेशन होगा, ठीक है। हाँ, छोटे मोटे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं आपको करने पड़े, डेफिनेटली इट कुड बी पॉसिबल कि आपको कोड में कुछ चेंज करना पड़े अलग अलग मशीन के लिए, लेकिन जावा लैंग्वेज में कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। जावा लैंग्वेज में यू वोंट नीड एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे अपना सी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया।
अब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल जावा के अंदर अगर अपन बनाते हैं तो उसकी साइज फिक्स है, वो 4 बाइट्स का होता है। लेकिन सी लैंग्वेज में अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो वही वेरिएबल मैं अगर उसको नॉर्मल एक 32 बिट वाली मशीन के ऊपर चलाऊंगा तो वो 4 बाइट का होगा, मैं उसको 64 बिट वाली मशीन पे चलाऊंगा तो मुझे 8 बाइट का मिल सकता है, मैं उसको किसी और पुरानी मशीन या पुराने कंपाइलर पे चलाऊंगा तो मुझे 2 बाइट का मिल सकता है। सो इसीलिए कहने का मतलब है कि सी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज पोर्टेबल नहीं थी एज कंपेयर टू जावा। लेकिन प्लीज बिलीव मी वन थिंग, बहुत तेजी से सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस इनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इनके भी नए नए वर्जन्स मार्केट में रिलीज होते जा रहे हैं, उनमें हो सकता है आपको ये पोर्टेबिलिटी इश्यूज ना रहे आगे चल के, ठीक है, हर चीज में अपडेशंस आ रहे हैं, हर चीज नई बन रही है अब, ओके। और इसीलिए आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रॉबैक था सी सी प्लस प्लस का, इस कारण से सब लोग जावा की तरफ आ गए। अभी भी आज की डेट में भी सी और सी प्लस प्लस के ऊपर कोड लिखा जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल में फेसबुक वालों ने एक लाइब्रेरी लॉन्च करी है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, शायद मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड। वो लाइब्रेरी पूरी उन्होंने सी लैंग्वेज में लिखी है। क्यों? जब लेटेस्ट आज के जमाने में जावा अवेलेबल है, पाइथन अवेलेबल है, वाई टू गो फॉर सी। पर आज भी सी और सी प्लस प्लस बहुत पावरफुल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनका अलग इंपॉर्टेंस है, उनका अलग सिग्निफिकेंस है। जैसा मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी वाइज जावा के प्रोग्राम थोड़े से कम है एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर यहां तक की? ओके और धीरे धीरे कहानी क्लियर होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जावा बाइट कोड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक समझना, बिल्कुल डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट जावा बाइट कोड्स आर, क्या होते हैं। तो जावा बाइट कोड्स क्या है? अभी तक आपने इतनी बार मुझसे जो जो चीजें सुनी उन सब चीजों को कंबाइन करके मैंने डेफिनेशन बना दी। पहली चीज, जावा बाइट कोड्स क्या है? एक इंटरमीडिएट कोड है, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड मतलब जो ना मुझे समझ में आते हैं, जो ना कंप्यूटर को समझ में आते हैं। ये सिर्फ किसको समझ में आते हैं? जीवीएम को। ये बिल्कुल ये कि यही वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। ये कब मिलते हैं आपको? ये आपको मिलते हैं जब आप आपके जावा के प्रोग्राम को, ठीक है, डॉट जावा फाइल को या जावा के प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हो, तो ये आपको मिलते हैं एक डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। ये जो भी बात मैंने कही इन सबको कंबाइन कर दो एंड यू विल गेट द डेफिनेशन। पढ़ो डेफिनेशन। ओके एक एक वर्ड काम का है, डेफिनेशन में से कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते हो तुम। ध्यान से समझो, जावा बाइट कोड सबसे पहली चीज आर इंटरमीडिएट कोड्स। कब मिलते हैं? दैट वी गेट आफ्टर कंपाइलिंग अ जावा प्रोग्राम। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, इनको कौन समझ सकता है? तो एंड इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय जेवीएम, ठीक है। ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ही यही है कि इट इज नीदर अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग नॉर बाय कंप्यूटर, इट इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय जेवीएम। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है आपका, वी गेट बाइट कोड्स इन डॉट क्लास फाइल, हमें क्लास फाइल में मिलता है, ठीक है। बहुत कम चीजें मैं आपको याद करने की बोलता हूं और पूरी चीज समझ चुके हैं उसके बाद याद करने की बोल रहा हूं। ये मेरे को याद चाहिए, मैं कभी भी पूछ सकता हूं आप लोगों से, ठीक है। ओके आगे पढ़ते हैं। दे आर नॉट मशीन या बाइनरी कोड्स। बिल्कुल सही, हमको पता है ये मशीन कोड्स नहीं है, ये बाइट कोड्स अलग ही कोड है, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। दस जेवीएम इज नीडेड टू कन्वर्ट दी बाइनरी या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड्स। कैसे? ये देखो यहाँ पे, ये जावा का कोड था, हमने इसको कंपाइल करा, हमें बाइट कोड्स मिले, मतलब क्लास फाइल मिली। ये जो क्लास फाइल मिली इसको हम जेवीएम को देंगे डायरेक्टली, कोई भी कंप्यूटर उसे नहीं समझ सकता, बीच में जेवीएम चाहिए। सो शॉर्ट में समझना आप, नीचे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, इसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश, व्हाट्सएवर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज, उसके ऊपर जेवीएम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जेवीएम के ऊपर आपका प्रोग्राम चलता है, और प्रोग्राम बोले तो आपकी क्लास फाइल, ये दिख रही है यहाँ पे क्लास फाइल, ये क्लास फाइल आपकी जेवीएम के ऊपर चलती है। हमारे जावा के प्रोग्राम को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि जेवीएम के पीछे कौन है। विंडोज है, लिनक्स है, मैकिंटोश है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सेलफोन है, क्या है उसको कोई मतलब नहीं, उसको जेवीएम चाहिए। योर बाइट कोड्स ओनली अंडरस्टैंड, उसको सिर्फ क्या चीज चाहिए? इट ओनली नीड्स जेवीएम।
उसको अगर आपने जेवीएम दे दिया, अब वो आपसे नहीं पूछने वाला, बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला, देखने भी नहीं वाला कि पीछे क्या है, उसको सिर्फ जेवीएम चाहिए, वो उसके ऊपर चल जाएगा। ठीक है, जेवीएम के बारे में भी अभी पढ़ना है अपने को कि व्हाट जेवीएम बेसिकली इज। बहुत कुछ सुन लिया, अभी पढ़ेंगे अच्छे से। जेवीएम मतलब उसके हिसाब से यही मशीन है, हमारे जावा के प्रोग्राम के हिसाब से उसके लिए डेस्कटॉप लैपटॉप आपका नहीं है, उसको नहीं देख पाता है वो तो किसको देख रहा है, सिर्फ जेवीएम को। जेवीएम है तो मैं चल जाऊंगा, मैं सिर्फ जेवीएम पे चलूंगा, मेरे को पीछे क्या क्या है मुझे नहीं पता, आई कैन ओनली टॉक टू जेवीएम। ठीक है, और इन बाइट कोड्स को समझ भी सिर्फ जेवीएम ही सकता है, ये जेवीएम इनको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में और विंडोज को देगा या लिनक्स को देगा, जिसको भी चाहिए आपको। ठीक है, अभी जितनी भी चीज बोली मैंने, इस सब चीज में एक चीज हुई कि हमारा बाइट कोड के कारण ही जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम पोर्टेबल होता है। इन बाइट कोड्स की बहुत सिग्निफिकेंस है। बाइट कोड की डेफिनेशन तो पढ़ लिया आपने, पर बाइट कोड्स का एडवांटेज क्या है? तो बाइट कोड का एडवांटेज ही ये है कि इट इज बिकॉज ऑफ दीज बाइट कोड्स दैट दी जावा प्रोग्राम इज पोर्टेबल। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बाइट कोड्स के कारण। किसी और लैंग्वेज में बाइट कोड्स नहीं मिलते। सी प्लस प्लस, इसके पहले पास्कल, जो भी व्हाटसएवर द लैंग्वेजेस यू पिकअप, आपकी इच्छा पकड़ो उस लैंग्वेज को, लेकिन उन लैंग्वेजेस में किसी में भी आपको बाइट कोड्स नहीं मिलते, बिकॉज यू डोंट गेट एनी बाइट कोड्स, कोई बाइट कोड्स नहीं है, सो पोर्टेबिलिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, लेकिन जावा के साथ में कुछ लैंग्वेजेस डेवलप हुई। जावा के पहले पाइथन, ठीक है, जावा के बाद सी शार्प, ये कुछ लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसे सी शार्प लैंग्वेज। सी शार्प में सी शार्प वालों ने भी ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी जावा की, पोर्टेबिलिटी वाली। तो सी शार्प वालों ने भी क्या करा कि हम भी 2 स्टेप प्रोसेस रखेंगे। पहले आपको हमारा प्रोग्राम बनाने के बाद कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल करके आपको एक इंटरमीडिएट कोड मिलेंगे। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज इंटरमीडिएट कोड कुछ नाम रखा उन्होंने ऐसा, उसको फिर यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। ठीक है, उसको उसका इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा रन टाइम पे, मतलब वो भी जावा की वर्ड्स पे बनाया उन्होंने। सो फिलहाल अभी इतना समझें कि इन बाइट कोड्स के कारण ही तो हमारा जावा प्रोग्राम पोर्टेबल है। ठीक है, और अब एडवांटेज तो समझ में आ गया। अब इतनी सी थियरी ये सब मैं एक बार बता चुका हूं, एक बार पढ़ लो, शायद ये भी पढ़ के समझ में आ जाए। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो मुझसे पूछें। हो सकता है पढ़ के समझ में ना आया हो, पर हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि आखिर पोर्टेबिलिटी हमने अचीव कैसे करी। पोर्टेबिलिटी ऐसे अचीव करी जावा ने कि दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता था, कंपाइल करके सीधे एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता था, और ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता था ये मशीन स्पेसिफिक होता था। मशीन स्पेसिफिक मतलब कि जिस मशीन के लिए आपने इसको कंपाइल करा है सिर्फ उसके ऊपर चलेगा। 32 बिट, 64 बिट, विंडोज, लिनक्स, किसके लिए आप कंपाइल कर रहे हो सिर्फ उसके लिए चलेगा ये कोड। ठीक है, लेकिन हमारी जावा लैंग्वेज में इससे डिफरेंट है। हमें यहां पे कोई मशीन कोड नहीं मिला, हमें कोई मशीन स्पेसिफिक कोड नहीं मिला, हमें बाइट कोड्स मिले जावा लैंग्वेज में। तो वही चीज यहां लिखी, दिस इज अचीव्ड, दिस मतलब पोर्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय कंपाइलिंग द जावा लैंग्वेज कोड इनटू एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। इंटरमीडिएट मतलब बीच का कोई रिप्रेजेंटेशन है, कॉल्ड जावा बाइट कोड, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन कोड। सीधे से उसको किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज या लिनक्स स्पेसिफिक मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करा। ठीक है, जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस करती हैं। यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोग्राम से ही बनता है? 100%। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको लास्ट टाइम बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ये जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीएलसी, विंडोज मीडिया प्लेयर, जितने भी एप्स आपके सेलफोन में डले हुए हैं वो सारे एप्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर। बोलो। सर, ये जो अपनी मतलब मेमोरी कार्ड रहती है और स्मार्ट कार्ड्स जो रहते हैं, इनकी कोडिंग भी इन्हीं लैंग्वेज से होती है कि उनके लिए अलग लैंग्वेजेस रहती है? मेमोरी कार्ड ये तो हार्डवेयर डिवाइस हो गई। मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये तो हार्डवेयर हो गया।
हार्डवेयर डिवाइस में जो मतलब कोडिंग होती है, जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रहती है, वो उनके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज रहती है? यही लैंग्वेज यूज़ में आती है ना। जैसे अब मैं पहले तुम्हारे क्वेश्चन को रेक्टिफाई करता हूँ। जैसे मानो कि छोटी मोटी कोई डिवाइसेज हैं अपनी, से फॉर एग्जांपल बच्चों के टॉयज हो गए, या सेट टॉप बॉक्सेस हो गए, या फिर कोई वॉच हो गई, आपकी घड़ी हो गई, या स्मार्ट कार्ड हो गया कोई छोटा मोटा कुछ, जिसके अंदर छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है कुछ। सो वो प्रोग्राम्स भी इन्हीं लैंग्वेज का यूज़ करके लिखे जाते हैं। इधर इट कैन बी जावा, इट कैन बी सी, इट कैन बी सी प्लस प्लस, इट कैन बी एनी अदर, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। पाइथन भी हो सकता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की बात करो तो ये नया जमाना है अब, ठीक है, ये नए जमाने की चीज हो गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये भी प्रोग्राम ही है, ठीक है, कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है बहुत तरह तरह की। इसमें अगर आपको एआई या एमएल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, इन चीज़ों के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है पाइथन लैंग्वेज। यूजुअली लोग पाइथन को यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि पाइथन आपको एक लाइब्रेरी देता है, उसकी लाइब्रेरी बहुत पावरफुल है, जिसका यूज़ करके लोग मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि पाइथन ही यूज़ करो। पाइथन लैंग्वेज इज वे इजियर देन जावा, इसीलिए लोग यूज कर रहे हैं। नहीं तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फेसबुक वालों ने सी लैंग्वेज का यूज करके मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी बनाई है। ओके, सर तो जावा में ग्राफिक्स कैसे डलते हैं? ग्राफिक्स कैसे डलते हैं उसकी भी लाइब्रेरी है। आप ग्राफिक्स का मतलब उसकी लाइब्रेरी यूज करो, जो अभी आगे पढ़ेंगे, अपने को सिलेबस में है। AWT करके एक फ्रेमवर्क, सॉरी पैकेज है एक, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये एक पैकेज है। इस पैकेज की क्लासेस को यूज करके हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। पर अपने को 9, 10, 11, 12 में पढ़ने को सीखने को नहीं मिलेगी ये चीज कि कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम बनाना। हम लोग अभी कमांड यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स ही बनाएंगे। ये चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, हो सकता है कॉलेज में आने के बाद, या कभी आपका 11, 12 का सिलेबस चेंज हो गया तो उसमें, ठीक है। सर हम्म सर जैसे आपने पहले बोला था कि मतलब सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज जो है वो भी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है, तो उनके भी जो कोड हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हो तो फिर सकता है। जब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाए तो अपना जावा सीखने का मतलब क्या रहेगा? जावा में और क्या एक्स्ट्रा फीचर है ऐसा? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड तो हम सी शार्प लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और भी दूसरी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। पर पहली चीज समझें कि किसकी लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग है। जिसकी लाइब्रेरी बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी होती है, यूजुअली लोग उसको यूज करते हैं। दूसरा, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो सकता है कि जावा के कंपाइलर में भी कुछ इश्यूज हों, ठीक है। ए भैया प्लीज डू नॉट टाइप एनीथिंग इन दी चैट बॉक्सेस, और चैट में कुछ भी टाइप करके ना भेजें किसी को। पहली चीज ये समझें कि आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबके समझने लायक कि आखिर हम जावा लैंग्वेज सीखें क्यों, ठीक है। हो सकता है जब तक तुम मार्केट में उतरोगे प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के, ठीक है, इंजीनियरिंग करके तुम जब तक कंप्लीट मार्केट में आओगे, तब तक हो सकता है जावा एग्जिस्ट ही ना करे, या हो सकता है कि जावा को टेक ओवर कर चुकी कोई दूसरी अच्छी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आज की डेट में माने तो पॉपुलैरिटी वाइज जावा को बहुत पीछे छोड़ते जा रहा है पाइथन, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है, और 1995 में जावा बनी थी, उसके पहले जावा नहीं थी, ठीक है। तो 1995 के पहले नहीं थी, आज 2021 चल रहा है, हो सकता है 2025 के बाद भी जावा ना हो। इट कुड बी पॉसिबल, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। बहुत तेजी से बहुत सारी कंपनी स्विच कर रही है दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर, मतलब पाइथन पे या दूसरों पे। क्यों? क्योंकि अब जावा धीरे से, जावा के लाइसेंसिंग टर्म्स चेंज होते जा रहे हैं। मतलब जावा के ऊपर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो अब उस चीज़ों के लिए भी आपको लाइसेंस या फीस पे करनी पड़ती है ओरेकल कंपनी को, ठीक है। बहुत तेजी से चीज़ें चेंज हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ना, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। सो वी नेवर नो, सी लैंग्वेज या C++ का कोई नया वर्जन आ जाए, ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल। तो जावा को क्यों सीखें? तो एक चीज़ समझना, मैंने सबसे स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखी थी, एंड बिलीव मी, सी लैंग्वेज में जो मैंने प्रोग्रामिंग सीखी उसमें जो वाइल, फॉर, इफ या जिस भी तरीके से मैं प्रोग्राम बनाता था, जो लॉजिक्स मैंने सीखे थे C++ में, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाने के लिए, वो लॉजिक मुझे सेम एज इट इज काम में आए C++ में, वही सेम काम में आए मुझे जावा में, वही सेम काम में आए मुझे C# में, और वही सेम काम में आए मुझे पाइथन में। मैंने इसके बाद मेरे को कोई लैंग्वेज किसी के पास सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बस पहली इनिशियल लैंग्वेज सीखी थी सी लैंग्वेज। उसके बाद मैंने जावा के लिए कोचिंग ज्वाइन करी, बट मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया, मैंने कोचिंग छोड़ दी, मैंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी मेरी।
सो सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, इन सब का बेस सेम है. सो हमारा फोकस ये है, हम जावा लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना आप लोग. हमारा फोकस सिर्फ जावा लैंग्वेज सीखने पे नहीं है. हमारा फोकस इस जगह है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से सीखा जाता है. जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गया कि किस तरीके से जावा लैंग्वेज सीखना चाहिए, तो आप किसी भी लैंग्वेज को खुद से पढ़ के सीख सकोगे. ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा. बस एक सीक्वेंस होता है किसी चीज को सीखने का या पढ़ने का. ठीक है, आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए या नोट्स मिलने चाहिए, एंड यू कैन खुद से सीख सकता है इंसान. ठीक है, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स से या इंटरनेट के थ्रू सीखा है ये चीजों को. ठीक है, और मैंने बोला ना मैंने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी है, सी प्लस प्लस, जावा, और मैंने सबके ऊपर काम करा है. मतलब मैंने सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर सबके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करा हुआ है. सी प्लस प्लस के ऊपर मैंने काफ़ी 1 से 1.5 साल काम करा है इंदौर में, इम्पीटस में जब मैं था, क्लियरड्रिल में. इसके बाद मैंने सी शार्प के ऊपर काम करा है 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए काम करा है सी शार्प लैंग्वेज पे, और वो भी मैंने पूरी स्क्रैच से खुद से सीखी थी सी शार्प लैंग्वेज भी. इसके बाद मैंने जावा लैंग्वेज पे काम करा है 1 से 1.5 साल. ठीक है, सो दीज और पाइथन पे अभी रिसेंटली मैंने 2 साल एचजेसी के अंदर मैंने 11th एंड 12th के स्टूडेंट, सीबीएसई स्टूडेंट्स को पाइथन लैंग्वेज पढ़ाई, और वो भी मैंने कहीं से सीखी नहीं, खुद से सीखा और मैंने पढ़ाया. सो कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, एक लैंग्वेज ढंग से सीखो पूरा फोकस करके, और कुछ आगे चल के आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी. आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हो मुश्किल से 15 डेज अ मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स खुद से इन्वेस्ट करके, खुद से, कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो बिलीव मी, मेरे पास अभी अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपने पास ढंग से सीखा अगर अभी जावा प्रोग्रामिंग, तो आपको कहीं और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी चीज़ सीखने के लिए आगे. ठीक है, और बल्कि आप दूसरों को सिखा दोगे प्रोग्रामिंग. तो फोकस यहाँ पे ये है कि जावा लैंग्वेज किस तरह से सीखना, इस चीज़ पे ध्यान देना. दूसरी चीज़, अपन यहाँ लॉजिक्स डेवलप करेंगे. मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको बनवाऊंगा जिसमें आपका खुद का लॉजिक डेवलप होता है. आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होती है. तीसरी चीज़, मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ मेरे नोट्स में से, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स बेटर होती हैं. इंटरप्रिटेशन मतलब क्या लिखा है उसको पढ़ के कैसे समझें, मतलब खुद से पढ़ने की कैपेबिलिटीज आपकी डेवलप होंगी. अल्टीमेटली टारगेट यही होना चाहिए. किसी टीचर के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते, उसके भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद को पढ़ के समझना आना चाहिए. आज इंटरनेट पर ढेर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप खुद से पढ़ के सीख सकते हो कोई भी चीज़. और सिर्फ पढ़ के क्या, अब तो वीडियोस तक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, लेक्चर्स भी फ्रीली अवेलेबल हैं जिनको आप सुन सकते हो और समझ सकते हो. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब ये मेरा कि आपका पर्पस ये चीज़ें सीखने का होना चाहिए. जावा लैंग्वेज तो हो सकता है 4 साल बाद मार्केट में बचे ही ना, तो फोकस किस पे करना है, समझना कैसे जावा लैंग्वेज सीखना है, और उसके बाद लॉजिक्स डेवलप करने पे, और अपने मतलब एक बार ये लॉजिक्स स्ट्रांग हो गए तो अपन फिर प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके कर सकेंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी. ओके, तुम्हें 9th और 10th क्लास के अंदर कंपल्सरीली प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स सब्जेक्ट आईसीएसई बोर्ड ने दिया ही इसलिए है ताकि हर बच्चे की डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर हो. जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स कंपलसरी है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सब चीज़ें 10th क्लास तक कंपलसरी हैं. ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें कंपलसरी. इन द सेम वे आज कंप्यूटर्स बहुत क्रूशियल है, और कंप्यूटर्स को 7th क्लास से बच्चों को कायदे से ढंग से पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए. ठीक है, लेकिन ठीक है 9 से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये बहुत क्रूशियल चीज़ है क्योंकि इससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से होता है. ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग आप परफेक्शनिस्ट बनोगे, आपको परफेक्शन आएगा हर चीज़ में, सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं. इस प्रोग्रामिंग के कारण अपनी रियल लाइफ में आप परफेक्शनिस्ट बनोगे. ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा था स्वप्निल का, बट मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोल के उसको समझा दिया. कोई बात नहीं, आपको अगर सर अच्छे से समझ में आना चाहिए बस. यस. सर सर जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बैकएंड में काम आती है ना? यस. तो सर इससे अच्छा तो हमको जावा स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में काम आने लग गई, तो एक लैंग्वेज से अपन दोनों एंड का काम हो जाएगा. देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाला. क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का आंसर, क्योंकि ये समझ में तभी आएगा तुमको जब बेसिकली तुम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करोगे. एक बार यूज़ करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर उसमें ड्रॉबैक क्या है. ठीक है. सर थोड़ी सी डरी है.
पर उसमें बहुत ज़बरदस्त ड्रॉबैक्स हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर उसका यूज़ करके नहीं बना सकते। छोटे मोटे काम करने तो कर सकते हो, बट नॉट अ फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर। बना भी लिया तुमने कभी तो उसको मेंटेन करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली, इट कुड डेफिनेटली भी पॉसिबल कि आगे चल के जावास्क्रिप्ट भी धीरे धीरे चेंजेस हो और इवॉल्व हो और नए फीचर्स ऐड कर दे कुछ उसमें, और हो सकता है कि आपको जावा लैंग्वेज की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ओके, और कुछ? नो सर, थैंक यू। ओके चलो, है ना, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। प्लीज़ हैव पेशेंस, वेट करो। अभी 10th में पहले ही बहुत चीज़ अपने पास सीखने के लिए है। ये बहुत सारी बातें आप जो कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, ठीक है, उसके बाद बूट स्ट्रैप और ये अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क्स और जो होते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें सीखने के लिए अल्टीमेटली जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने आओगे तो बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन शुरुआत इस जगह से जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी फोकस इस पे करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन, बाइट कोड्स क्या है ये तो सबको समझ में आ गए। बाइट कोड्स का एक डिसएडवांटेज भी है, देयर इज अ डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज? कि बाइट कोड्स को जितनी बार आपको रन करना है डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, बार बार उनको इंटरप्रेटर मतलब जेवीएम को देना पड़ेगा और जेवीएम उसको कन्वर्ट करके रन करेगा। सो ये उसका डिसएडवांटेज, यहां लिखा, पढ़ो इसको। सर जावा एक्सीडेंटली बनी थी। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, डिसएडवांटेज क्लियर हो गया। इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती हैं वो किसी की रिक्वायरमेंट के कारण बनती है। जैसे स्टार्टिंग में किसी ने जब सी लैंग्वेज बनाई तो उसके पहले जो लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ लैंग्वेजेस का ए लैंग्वेज थी शायद, और कुछ कुछ और भी लैंग्वेजेस जो उस टाइम पे अवेलेबल थी, उन लैंग्वेजेस में कुछ फीचर्स नहीं थे। जिसको सॉफ्टवेयर बनाना था उस बंदे को लगा कि यार एक काम करें, इससे तो हम अपनी खुद की एक लैंग्वेज बना लें और उसका यूज करके अपन ज़्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो किसी ने सी लैंग्वेज डेवलप कर दी। ऐसे ही जब ऐसा बोलते हैं ना, कहीं पे सुनाओ आपने, ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है, कुछ समथिंग ऐसा कुछ फ्रेज, अगर इफ यू हैव हर्ड समवेयर। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट जब अराइज होती है उसके बाद ही कोई लैंग्वेज बनती है। सो कोई कंपनी के अंदर इस तरीके से लैंग्वेजेस बना दी जाती, ऐसा टारगेट नहीं किया जाता है कि यार हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है। उनकी पहले कोई रिक्वायरमेंट होती है कि हम ये काम करना चाहते हैं और ये काम हमारा दूसरी लैंग्वेजेस के थ्रू अचीव नहीं हो पा रहा है, लेट्स क्रिएट आवर ओन लैंग्वेज, हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे इसके थ्रू ये काम। जावा वर्चुअल मशीन क्या चीज़ है? व्हाट इज जेवीएम? जेवीएम सबसे पहली चीज, एक दिमाग में गांठ बांधना इस चीज की, इट इज नॉट अ हार्डवेयर। नाम समझ में आता है, जावा वर्चुअल मशीन कोई मशीन है, पर इट्स नॉट अ हार्डवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर। जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है, सबसे पहली चीज। इसका क्या काम है? जेवीएम कन्वर्ट करता है बाइट कोड्स को मशीन लैंग्वेज कोड में, और साथ में एग्जीक्यूट भी करता है। दो काम करता है, इसलिए 2 पॉइंट्स लिखे। सो डेफिनेशन आप पूरी एक लाइन में याद रख लो, भले ही मैंने पॉइंट्स में लिखी है ताकि समझ में आसानी से आए। JVM is a software that converts Java bytecodes into machine language code and executes it. ठीक है। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मशीन? जावा वर्चुअल मशीन में वर्चुअल मशीन का मीनिंग क्या है? वर्चुअल मशीन का मतलब एक्चुअल में कोई मशीन जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली मतलब जिसको मैं टच नहीं कर सकता, जो कोई हार्डवेयर नहीं है, जिसको तोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, ऐसी कोई चीज नहीं, कोई अस्थि पंजर पुर्जा नहीं है ये, बट इट एग्जिस्ट लॉजिकली। लॉजिकली मतलब कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये है भी और नहीं भी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल, सॉफ्टवेयर को यूजुअली कंपेयर किया जाता है सोल से, मतलब अपनी आत्मा से। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी जो है इट इज हार्डवेयर एंड सोल इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो कुछ लोग बोलेंगे यार सोल दिखती तो है नहीं, बट इट इज स्टिल देयर। तो यस, इट इज देयर। सो इन द सेम वे सॉफ्टवेयर इज स्टिल देयर, उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट इट इज स्टिल देयर इन द कंप्यूटर। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है, 0 1s के फॉर्मेट के अंदर। सो वर्चुअल मशीन भी ऐसी चीज है, इट इज जस्ट अ कोड, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, सो व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन दैट डजंट एग्जिस्ट फिजिकली बट इज देयर लॉजिकली। ठीक है, अ वर्चुअल मशीन या VM इज अ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मशीन। ये किसी मशीन का सॉफ्टवेयर वाला फॉर्म है। मतलब हमारा जब जावा का प्रोग्राम चलेगा तो उस जावा के प्रोग्राम को ऐसा लगेगा कि वो किसी मशीन पे चल रहा है, लेकिन वो किस पे चल रहा है? JVM पे, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, जो मशीन नहीं है, पर दिखता ऐसे है जैसे कि वो एक मशीन हो हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को वैसे ही चलाएगा, ऐसा लगेगा अपने को जैसे फिजिकल मशीन पे अपना प्रोग्राम चल रहा है।
कैसे? तो ये एक डायग्राम भी अपन पहले भी देख चुके हैं। जावा सी में अपन ने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद अगर एरर्स आने हैं तो एरर्स आ जाएंगे, एरर्स अगर कुछ नहीं आए तो बाइट कोड्स मिलेंगे। इन बाइट कोड्स को, मतलब जो डॉट क्लास फाइल है, इस क्लास फाइल को या इस बाइट कोड्स को हम किसी भी जेवीएम, मतलब किसी भी मशीन पे जिस पे जेवीएम डला हुआ है, चाहे विंडोज पे, यूनिक्स पे, मैक पे, मोबाइल पे, किसी पे भी जिस पे जेवीएम डला है उसके ऊपर इसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Thus, JVM is not a hardware, but it is a software. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, JVM किसके साथ आता है? तो इट कम्स विद JRE, Java Runtime Environment. The Java Virtual Machine is ठीक है, Java Virtual Machine हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग है, इसलिए ये वाली लाइन लिख के दी है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लाइन है, ना पढ़ के समझ में आया तो मत घबराओ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि JVM भी हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग बनाया गया है। ओरेकल वालों ने सबके लिए अलग अलग बनाया है, मतलब विंडोज के लिए अलग, यूनिक्स के लिए अलग, मैक के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग। देखा ही था हमने, हम जब JDK डाउनलोड करने जाते हैं तो JDK भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है, ऐसे JRE भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम या हर मशीन के लिए अलग अलग है। ठीक है, इतनी चीजें हमारी JVM के बारे में पढ़ के कंप्लीट हुई। किसी को JVM या बाइट कोड्स तक कोई डाउट? सर सर जब अपना मतलब कोड कंपाइल होएगा तब तो वो एक जैसे ही बाइट कोड देगा, चाहे वो विंडोज पे हो कि मैक पे हो, बाइट कोड जो देगा। तो फिर उसको, और फिर वो उसको कन्वर्ट भी 0-1 के फॉर्मेट में करेगा, तो उसके लिए अलग अलग JVM क्यों चाहिए? वापस देखो, जैसा आपसे बात हुई थी पहले किसी टाइम में, अपन बात कर रहे थे कि अगर अपने को किसी भी मशीन के ऊपर कोई प्रोग्राम चलाना है तो आमतौर पे उस मशीन पे जो प्रोसेसर डला हुआ होता है, हर प्रोसेसर के अपने अपने इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से उनके ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो JVM को क्या करा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, JVM आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया उन्होंने जो हर मशीन के इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग बना दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे मानो इंटेल वालों ने 125 इंस्ट्रक्शन दिए, यूनिक्स वालों ने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए, उनके नाम कुछ और रखे। आपको ध्यान हो, अपन ने असेंबली लैंग्वेज की जब अपन बात कर रहे थे तो उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग थे, तो JVM को उस हिसाब से डिजाइन कर दिया कि वो उस मशीन पे चले। आपके लिए सारा काम किसने कर दिया? ओरेकल कंपनी वालों ने कर दिया कि एक काम करते हैं, हम तुम्हें हर मशीन पे चलने के लिए JVM अलग अलग बना देते हैं, तुम तो एक प्रोग्राम लिखो, उसको कंपाइल करके बाइट कोड्स बनाओ, हम उसको, और उसको अब तुम किसी भी कंप्यूटर पे चला सकते हो, बशर्ते उस पे JVM होना चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि JVM अलग अलग कंप्यूटर के लिए है तो अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग चाहिए रहेगा वो भी, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं। हर कंप्यूटर पे प्रोसेसर का टाइप अलग अलग है, किसी पे इंटेल कोर i3 है, किसी पे कोर i5 है, किसी में AMD का प्रोसेसर है, किसी में कॉलकॉम है, किसी में कोई पुराने जमाने का हो सकता है कुछ। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, और हर प्रोसेसर अलग अलग इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, सो उनके हिसाब से JVM भी इसलिए अलग अलग बनाना पड़ता है। और कोई दिक्कत? सर बोलो। सर जैसा आपने बताया था कि C और C++ और जावा के अधिकतर लॉजिक सेम है, तो सर उनके सिंटेक्स जो रहते हैं डू व्हाइल लूप और फॉर लूप के, सर वो भी सेम ही रहते हैं? हाँ, सेम रहते हैं। अभी अपन इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं, पहले एक बार जावा की प्रोग्रामिंग अपन ढंग से करने लग जाएंगे, इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ जब भी मैं आपको एकाधिक हुआ तो C++ का प्रोग्राम, सेम चीज़ का मैं आपको C++ का प्रोग्राम बना के सामने दिखाऊंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जब 12th क्लास वालों को, एक सब्जेक्ट होता है आपके स्कूल में ही, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर्स में ही होता है सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर्स का एक पोर्शन है डेटा स्ट्रक्चर्स करके, उस डेटा स्ट्रक्चर्स को मैं आपकी स्कूल की क्लास प्लस किसी भी, चाहे CBSE वाले हों, चाहे कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, उन सबकी क्लास एक साथ लगाता था, और उन सबको डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जब पढ़ाता था तो जावा का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम, C का प्रोग्राम एक साथ सामने दिखाता था। बच्चों को एक बार में देख के समझ में आ जाता था, तीनों को एक जैसी चीज़ दिखती थी, तीनों को एक चीज़ समझ में आती थी। सो इट इज़ वेरी ईजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, रिजेंबलेंस बहुत कुछ सिमिलर है, कुछ चीज़ें चेंज्ड है और कुछ नहीं, मतलब है बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, लेकिन लॉजिक्स रिमेन द सेम। ठीक है, लॉजिक क्या चीज़ है उसके लिए थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है वो सिखाऊंगा, समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके यस सर, हमने जब 7th में C++ को सिखाया थे हमको स्कूल में, सर 8th में हमको Cube64 पे वो करा था सर, दो ही लगभग सेम ही थे सर, इतना फर्क नहीं पड़ रहा था उनको बनाने में। प्रिंट स्टेटमेंट थोड़े से चेंज होते हैं, क्लास बनानी पड़ती है, मेन मेथड लिखने का तरीका अलग हो जाता है, बस बाकी अंदर का जो लॉजिक है, इफ एल्स व्हाइल फॉर, ये सब कुछ आपको सिमिलर दिखेंगे मोस्टली। ठीक है,
चलो, सो हैव पेशेंस फॉर दैट थिंग। और कुछ डाउट? चलो, तो आज के टॉपिक को फाइनली यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा तो ये था कि आज मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगा। ये रैम वाला जो टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं बेसिकली, बस उस टॉपिक को मुझे आपको पढ़ा के ख़त्म करना था कि व्हाट रैम इज़। सो मैं ये चाहूँगा कि एक बार नोट्स में से रैम को ज़रूर पढ़ लें आप। रैम वाला टॉपिक नेक्स्ट टाइम मैं ले लूँगा आप लोगों का। पढ़ अपन इसके बारे में सब कुछ चुके हैं, अब समराइज्ड है यहाँ पे सब चीज़ें, मतलब सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज पॉइंट लिखी हुई है सारी रैम के बारे में, तो ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर, बाय बाय, प्रोसीड फॉर योर मैथ्स क्लास।